घर में बहन नहीं है ना। नरेश बाजार से अपने घर लौट कर आता है और सोफे पर बैठकर अपनी पत्नी से कहता है, आज बाजार में सुशील जी मिले थे, रुई बुलिंग के मालिक। कौन जी? कौन सी बिल्डिंग? इतना धीरे बोलते हैं कि सुनाई भी नहीं देता। बता तो काजल। अरे मम्मी, हम लोग जो खाना खाने नहीं जाते चौराहे पर, जहाँ से टर्निंग लेते हैं, वहाँ पर जो बड़ी सी बिल्डिंग आती है ना, उसी की बात कर रहे हैं पापा। अरे मैं कब गई खाना खाने? मैं तो सुबह से रात तक घर पर ही रहती हूँ। खाने तो तुम और तुम्हारा चटोरा बाप जाता है। बस इसी कारण मैंने आज तक अपने बड़े बड़े राज नहीं बताए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा तो मुंह ही बंद नहीं रहता। यहाँ लोग मुंह सिलकर बिल्डिंग खड़ी कर ले रहे हैं और तुम तो खुद ही बोलती जाती हो, फिर कुछ का कुछ समझ लेती हो। आज सुशील जी मिले थे रास्ते में, बड़े करोड़पति लोग हैं। उन्होंने हमारी काजल को देखा होगा तो बता रहे थे कि उनका भी बेटा है इकलौता, एक ननद है जो भी शादी करके अपने घर चली जाएगी। क्या ननद है? नहीं 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 भाई, शादी करके चली जाएगी तो क्या, बाहर त्योहार पर घूम फिर कर अपने मायके तो आएगी ना। और दुनिया में ऐसी कोई ननद नहीं है जो अपने भाई के जीवन में उंगली ना करे। मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जिस घर में लड़की की कोई बहन ना हो। यूं तो काजल के लिए कई रिश्ते आते थे, और आते भी क्यों ना। काजल एक MBA की डिग्री ली हुई पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी, पर उसकी एक शर्त थी कि वो शादी उसी लड़के से करेगी जिसकी कोई बहन ना हो, जिस कारण से वो आते हुए सारे रिश्ते टाल दिया करती थी। बस लो, फिर शुरू हो गया इसका ड्रामा। इस तरह लड़के छांटती रहेगी तो फिर कोई लड़का ही नहीं मिलने वाला इससे। अब मैं भी बात करने नहीं जाऊंगा किसी लड़के वालों से इसके लिए। ननद नहीं चाहिए। अरे भाई, तो कौन सा तुम्हारे साथ ही रह रही है वो तो ब्याह थया कर चली जाएगी अपने घर। और तू खुद कौन सा इकलौती है? कहाँ से ढूंढ कर लाया इकलौता लड़का? कभी कभी हमें जिसकी तलाश होती है वो हमारे बहुत ही करीब होता है, पर जब तक सही वक्त ना आए हमें मिलता नहीं। और काजल की जिंदगी में वो वक्त आ चुका था। रोज की तरह अजीत काजल के घर दूध लेकर आता है। काजल दूध ले रही होती है कि अजीत कहता है, भाभी अब दीदी की शादी करा दो, इस उम्र तक तो शादी हो जानी चाहिए। लड़का भी तो मिलना चाहिए ना मन मुताबिक बेटा। एक परिवार है जिसके यहाँ हम दूध देने जाते हैं, बस पूरे घर में 3 लोग हैं, 2 बूढ़े माँ बाप और इकलौता बेटा। बेटे का नाम शायद नितिन है। लड़का भी अपने घर में इकलौता और उसका बाप भी अपने घर में इकलौता। तो जहाँ कहीं से भी संपत्ति मिलेगी उसे ही मिलेगी, जो भी लड़की उसके घर में आएगी राज करेगी। ये सुनते ही सुशील और काजल एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि नितिन तो वही लड़का था जिसकी काजल को तलाश थी। और क्या था, काजल के घर वाले नितिन के घर काजल का रिश्ता लेकर जाते हैं और फौरन रिश्ता पक्का हो जाता है। सुहाग रात के दिन थकी हारी काजल अपने कपड़े बदलकर जैसे ही बिस्तर पर लेटने के लिए जाती है कि अरे अरे, यहाँ कहाँ आ रही हो तुम? कहाँ आ रही हो कि क्या मतलब है? मेरा भी तो कमरा है ना ये। रात की 1 बजे तो सोनी ही जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकती। मैंने आज तक अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं किया। आई एम सो सॉरी। ये कहकर नितिन पूरे बिस्तर पर हाथ पैर फैलाकर सो जाता है। कैसा बेशर्म लड़का है ये। जब मुझे देखने आया था तब तो बड़ा संस्कारी बन रहा था, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। जरा भी मैनर्स नहीं है इसे। पर इतनी थक गई हूँ कि अभी इससे झगड़ा भी नहीं कर पाऊंगी। अभी काउच पर ही सो जाती हूँ, इस बारे में कल बात करती हूँ। अपनी शादी के पहले ही दिन काजल को काउच पर सोना पड़ता है। अगली सुबह काजल की कमर में जोरों का दर्द होने लग जाता है। फिर भी किसी तरह काजल अपने बैग्स अनपैक करना शुरू करती है। नितिन, जरा सी हेल्प कर दो ना, ये बैग खुल ही नहीं रहा। मुझे फ्रेश भी होना है, फिर बैग से कपड़े कबर्ड में तो रखने होंगे ना। नितिन काजल के बैग को खोलता है और ऊपर रखे कपड़ों को देखकर कहता है, जरा भी दिमाग नहीं है तुम्हें? इन कपड़ों को तुम नीचे भी तो रख सकती थी। हद हो सच में। तुम क्या बोल रहे हो तुम नितिन? जैसे तुम अंडरगारमेंट्स पहनते हो वैसे लड़कियां भी पहनती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हारी बहन होती ना तब तुम्हें समझ में आता। नहीं है कोई बहन, मैं तो बचपन से अकेला अपनी शर्तों पर जीता आया हूँ। तुम मुझे तो मत सिखाओ तुम। और हाँ, अब से इन चीजों को छुपा कर रखा करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। काजल ने पहले कभी इस तरह के व्यवहार करने वाले से बात नहीं की थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो नितिन को कैसे समझाए, क्योंकि छोटी मोटी बातें जो कि हर लड़की की लाइफ में नॉर्मल है, वो भी नितिन के लिए तो बहुत बड़ी थी। काजल कमरे से बाहर आकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और किचन में जाती है। ओह, ये कमर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है मेरे पीरियड्स आ गए। ओह, मैं अपने डेट्स कैसे भूल गई। अभी तो मेरे पास सैनिटरी नैपकिन भी नहीं है। अब क्या करूं? मम्मी जी से पूछती हूँ। काजल अपनी सास के पास जाकर इस बारे में बात करती है। मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा बहू?
10 साल पहले ही मैं इन झंझटों से निपट चुकी हूँ। तो मैं अब क्या करूं? ऐसी कंडीशन में एक पत्नी अपने पति को छोड़कर और किसके पास जा सकती थी? काजल भी नितिन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे सैनिटरी पैड की जरूरत है। और ये सुनते ही नितिन फौरन कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, आज सुबह से न जाने तुम्हें क्या हो गया है। ये क्या बेफिजूल की बेढंगी बातें कर रही हो तुम? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें ऐसी बातों को इस तरह बोलते हुए? धीरे बोलो ना, किसी के कानों में पड़ गई तो क्या होगा? अरे किसके कानों में पड़ जाएगी? मम्मी जी के, जिसे उन्हें पता ही नहीं होगा। आजकल बच्चों को इस बारे में पता होता है। कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी जाओ और मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आओ, वरना जिस शर्म की तुम बात कर रहे हो ना, उसके यहाँ झंडे लहराने लगेंगे। काजल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसकी पीठ में बहुत जोरों के दर्द होने लग जाता है, जिसके कारण वो कराहने लगती है। पर नितिन उसके पास एक बार भी नहीं जाता। उसकी ये हालत देखकर सुषमा उसके पास आकर बैठती है। अभी कुछ दिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है बहू, तू आराम कर। मैं तेरे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मम्मी जी। नितिन मेरे पति हैं, पर फिर भी वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो तो मुझसे इस तरह बात करते जैसे मैं कोई लड़का हूँ। उन्हें तो इस चीज की समझ ही नहीं कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। कैसे रहेगी समझ बहू? ये तो दो बच्चे साथ में पलते बड़े होते हैं, तो उन्हें एक दूसरे का दर्द समझ में आता है। नितिन की कोई बहन रहती तो वो जरूर समझता तुम्हारी तकलीफ को, पर उसकी कोई बहन नहीं है ना बेटा। और इस घर में शुरू से उसका एक छत्र साम्राज्य है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। पर तुम समझाओगी ना तो धीरे धीरे समझने लगेगा, पर वक्त तो लगेगा बेटा। अपने साथ नितिन के ऐसे बर्ताव को देखकर काजल समझ गई थी कि जिस ननद से उसे तकलीफ थी, आज उसी के न होने के कारण उसके पति में कोई संस्कार नहीं थे। ग्लानि से भरकर वो अपनी माँ को कॉल करती है। मेरी जिद थी मम्मी के ऐसे घर में जाऊंगी जहाँ लड़की की बहन ना हो, ताकि मुझ पर किसी काम का बर्डन ना आए। इंसान जब एक चीज से भागता है तो उससे भी बड़ी चीज उसके इंतजार में बैठी हुई होती है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिन बहन का भाई ऐसा होगा। मम्मी, मैं बहुत गलत थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। तूने भी दुनिया भर के लोगों से यही सुना था कि ननदें बुरी होती है, पर ऐसा नहीं है कि सारी ननदें बुरी ही हो। अब जो होना था सो हो गया। हम सबको मिलकर ये दामाद जी को समझाना होगा। काजल के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था सिवाय सहने के, क्योंकि बचपन से जिसने अपने मुताबिक जीवन जिया हो, वो इतनी जल्दी बदलता भी कैसे। दिन बीतते जाते हैं और इस बात को 1.5 साल हो जाता है, और एक रोज काजल को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। काजल को प्रेगनेंसी में देखते ही अचानक ही नितिन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो हर वक्त अब काजल का ध्यान रखने लगता है। कितना सहना पड़ता है ना लड़कियों को एक बच्चे को जन्म देने के लिए। 9 महीने बाद काजल एक बेटी को जन्म देती है, जिसे गोद में लेते ही नितिन की आंखें भर आती है। ये मेरी बच्ची है, ये हमारे बच्चे है काजल। कितनी सॉफ्ट है, ये रुई से भी हल्की है। लड़कियां कितनी नाजुक होती है ना। मुझे माफ कर दो काजल, मैं कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। पर अपनी बेटी को पालने के साथ साथ मैं ये भी सीखूंगा कि लड़कियों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। मेरी बेटी। और इस दिन के बाद से काजल के जीवन में सब अच्छा हो जाता है।